तो फाइनली आज इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को उसी की भाषा में एक करारा जवाब दिया है। तो सबसे पहले तो हमारी इंडियन मिलिट्री, हमारी आर्म फोर्सेस और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारी बधाई, क्योंकि आज हम सभी भारतवासियों के लिए ये एक बहुत प्राउड का दिन है। लेकिन एक सवाल सामने से निकल कर आता है कि अगर पाकिस्तान सामने से जवाबी कार्रवाई करता है, जो कि ऑब्वियसली चांसेस लग रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई तो करेगा ही करेगा। लेकिन अगर वो जवाबी कार्रवाई करता है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसा आएगा? स्पेशली स्टॉक मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? तो ये बात हमसे छुपी तो है नहीं कि जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, तो एक ग्लोबल क्राइसिस बन गया था, जिससे बाहर निकलने के लिए सभी देशों की सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन अगर यही वॉर के हालात हमारे देश में, इंडिया में बनते हैं, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या आएगा? आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, या कहें कि बहुत पेनफुल इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 5 सेक्टर्स के ऊपर ज़ोर डालूँगा, या यूँ कहें कि मैं ऐसे 5 सेक्टर्स के बारे में बात करूँगा, जिसके ऊपर अगर ये वॉर होती है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट जिसके ऊपर आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपसे किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक का डिटेल टेक्निकल या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस शेयर का नाम हमें लिख सकते हैं। तो चलिए, बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहला जो सेक्टर है, वो है एविएशन एंड टूरिज्म का। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी वॉर होती है, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि उस कंट्री में विज़िट करना बंद कर देते हैं, जिसमें वॉर चल रही हो। तो अगर इंडिया पाकिस्तान में वॉर होगी, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। और रिसेंटली आपने देखा होगा, एक एक पैटर्न नोट किया होगा कि पिछले कुछ सालों से इंडिया में टूरिज्म बूम पे चल रहा है। मतलब लोग इंडिया घूमना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे ही नहीं पड़ेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उसे वाया एशिया से होके जाना पड़ेगा। और एशिया में इंडिया एंड पाकिस्तान 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे बड़े-बड़े प्लेन्स हो गए, बड़ी-बड़ी कंपनियों के प्लेन्स हो गए, वो फ्यूलिंग के लिए रुकते हैं। हमारा एयर स्पेस यूज़ करते हैं क्रॉसिंग करने के लिए। तो अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर में घुसती है, तो दोनों कंट्रीज़ के एयर स्पेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरे देशों की फ्लाइट्स, दूसरे शहरों की फ्लाइट्स हमारे एयर स्पेस को यूज़ करने से कतराएँगी, जिसका डायरेक्ट नुकसान हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई प्लेन फ्यूलिंग के लिए हमारे देश में रुकता है, तो वो एक सर्टेन अमाउंट पे करता है, जिससे हमारी कंपनीज़ को बूस्ट मिलता है, जिससे हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी चलती है। लेकिन जब ऐसा कोई सिनेरियो रहेगा ही नहीं, जब 2 कंट्रीज़ वॉर में होंगी, तो एयर स्पेस बंद होंगे, लोग आएँगे-जाएँगे नहीं, तो डेफ़िनिटली हमारे टूरिस्ट सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और हो सकता है कि वॉर खत्म होने के कुछ सालों तक भी टूरिस्ट यहाँ आने से कतराएँ। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक डर का माहौल होगा कि अगर हम दोबारा गए और दोबारा से अगर वॉर छिड़ गई, तो फिर से हम फँस जाएँगे। तो कोई भी टूरिस्ट हो गया, कोई भी बाहरली कंट्री या बाहरले शहरों के लोग हो गए, वो ऐसा अपनी जान का रिस्क लेकर घूमना नहीं चाहेंगे। तो टूरिस्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, जिसके ऊपर एक बहुत हैवी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ-साथ अगर टूरिस्ट नहीं आएँगे, तो डेफ़िनेटली है कि जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, उनको बिज़नेस नहीं मिलेगा, होटल इंडस्ट्री, उनको बिज़नेस नहीं मिलेगा, उनका रेवेन्यू कम होगा, कंपनी की अर्निंग्स कम होंगी, कंपनी की अर्निंग्स कम होंगी, तो उनके शेयर प्राइस पर डायरेक्ट असर दिखाई देगा और हर तरफ से शेयर मार्केट को मार पड़ेगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि इस टूरिज़्म एंड एविएशन सेक्टर को हर तरफ से मार पड़ने वाली है। तो एक चीज़ ऐसी है कि जो वॉर के दौरान बहुत ज़्यादा महँगी हो जाती है, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल महँगा होगा, तो डेफ़िनेटली हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महँगे होंगे, फ्यूल महँगा होगा, जेट फ्यूल महँगा होगा, जिस वजह से हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। डोमेस्टिक फ्लाइट्स की भी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और हो सकता है कि जब वॉर हो, तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। वो एक शहर से दूसरे शहर जाना पसंद नहीं करते और एयर स्पेस एक ऐसा खतरनाक ज़ोन बन सकता है कि देखिए, जब वॉर होगी, तो डेफ़िनेटली यहाँ से मिसाइलें चलेंगी, वहाँ से मिसाइलें चलेंगी और मिसाइलें हवा से होती हुई ज़मीन पे आती हैं। और अगर प्लेन एयर स्पेस को यूज़ करते हुए हवा में उड़ रहे होंगे, तो उनसे वो मिसाइलों के टकराने का खतरा ज़्यादा है, जिस वजह से टूरिज़्म सेक्टर पर एक बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है इस वॉर के दौरान, अगर ये वॉर होती है तो। अगर आपका पैसा टूरिज़्म एंड एविएशन सेक्टर के ऊपर लगा हुआ है, तो आई हाइली सजेस्ट कि इसको थोड़ा-सा आप
अपनी पोजीशंस को कम कर लें। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएँ, कैश अपने हाथ में लेके बैठ जाएँ। अगर टूरिज़्म एंड एविएशन सेक्टर में घुसने के बारे में सोच रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, सो आई बिलीव कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। जब तक ये वॉर का खतरा टल नहीं जाता, आई हाइली सजेस्ट कि आपको ऐसे इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर एविएशन सेक्टर के ऊपर किसी भी तरह का दबाव आएगा, तो डेफ़िनिटली इंडियन ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी वो दबाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज़ समझिए कि इंडिया का 80% जो इम्पोर्ट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रूड ऑयल से आता है और उसी क्रूड ऑयल को प्यूरीफाई करके, उसी क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करके हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो हमारी डेली लाइफ़ को और ज़्यादा आसान बनाने में हेल्प करते हैं। जिसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है पेट्रोकेमिकल्स एंड फ्यूल। अब देखिए, अगर फ्यूल महँगा होगा, जेट फ्यूल महँगा हो जाएगा, तो डेफ़िनेटली कंपनीज़ उस कॉस्ट की भरपाई करेंगी हमारी जेब से। कंपनीज़ प्लेन की टिकट महँगी कर देंगी, फेयर महँगी कर देंगी, जिसका डायरेक्ट असर पड़ेगा कंज़्यूमर की पॉकेट के ऊपर। अगर टिकट बहुत ज़्यादा महँगी हो जाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो प्लेन में ट्रैवल करना पसंद करते थे, हो सकता है कि वो प्लेन में ट्रैवल करना प्रेफ़र ही ना करें। और जब वो ट्रैवल ही नहीं करेंगे, ट्रैवल कम करेंगे, ट्रैवल कम हो जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कंपनी की अर्निंग्स भी कर कंपनी का रेवेन्यू भी कम होगा, जिसका डायरेक्ट असर कंपनी के शेयर प्राइस पर देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब-जब वॉर का सिनेरियो बनता है, चाहे वो किसी भी देश में बन रहा हो, तो एक चीज़ ऐसी है जो किसी भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की कमर तोड़ सकती है और वो है क्रूड ऑयल। रशिया-यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि क्रूड ऑयल $110 रशिया-यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि क्रूड ऑयल $110 प्रति बैरल के ऊपर पहुँच गया था। तो तब कितनी ज़्यादा हाहाकार मच गई थी। जैसे-जैसे क्रूड ऑयल महँगा होता चला जाता है, वैसे-वैसे इसके साथ-साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ती चली जाती है और जैसे-जैसे इन्फ्लेशन रौद्र रूप धारण करती जाती है, वैसे-वैसे किसी भी देश की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ मूव होने लग जाती है। और अगर ये रिसेशन और इन्फ्लेशन एक लंबे समय तक चले, तो उसके बाद शुरू होता है डिप्रेशन, जो 1929 में वर्ल्ड में पहली बार यूएसए में आया था, जिसने दुनिया भर के सभी गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के सभी लोगों की कमर तोड़ के रख दी थी। तो यस, अगर क्रूड ऑयल महँगा होगा, तो एविएशन सेक्टर के ऊपर एक बहुत बुरा असर देखने को हमें मिल सकता है। और अगर आप ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर के ऊपर बुलिश हैं और आप इसमें एक पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनिटली आई हाईली सजेस्ट यू कि ये कोई अच्छा टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। आई हाईली सजेस्ट कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोई न्यूज़ ना आ जाए, जब तक वॉर का सिनेरियो वाक़ई में बन ना जाए, जब तक वॉर होकर खत्म ना हो जाए, तब तक आपको इन 2 सेक्टर से दूर रहना है। पहला टूरिज़्म, एविएशन एंड सेकंड इज़ ऑयल एंड गैस। आप जितना हो सके इस वॉर के सिनेरियो में इन 2 सेक्टर से दूर रहें, उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। क्रूड ऑयल के महँगे होने से एक चीज़ बढ़ती है, वो है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो उसका सबसे बुरा असर अगर किसी सेक्टर पर पड़ेगा, तो वो है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। वो इसलिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर काम करते कैसे हैं। देखिए, बैंक आरबीआई से लोन लेता है और वो लोन आपको आगे पास ऑन करता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब जो भी इंटरेस्ट रेट आप बैंक को पे करते हो, उसमें से बैंक अपना गट रख के आरबीआई को उसका पैसा विद इंटरेस्ट वापस कर देता है। तो मनी का ये ऐसे सर्कल चलता है। अगर सपोज़ कीजिए वॉर होती है, जिससे क्रूड ऑयल महँगा होगा ऑब्वियसली, क्रूड ऑयल महँगा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, बड़े खर्चे करने से बचेंगे, यानी कि लोन लेने से बचेंगे। अगर किसी को गाड़ी लेनी होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो तो कहेगा कि मैं तो गाड़ी लूँगा नहीं, क्योंकि एक तो वॉर का सिनेरियो है, दूसरा लोन काफ़ी ज़्यादा महँगे हो रखे हैं। तो क्या पता इस वॉर के दौरान मेरी जॉब चली जाए, मेरा बिज़नेस बंद हो जाए, इनकम सोर्सेज़ बंद हो जाएँ। तो किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने के लिए लोग लोन लेना प्रेफ़र नहीं करते ऐसी सिचुएशंस में आके। सपोज़ कीजिए, अगर किसी ने हाई स्टडीज़ के लिए बाहर जाना हो, अब एयर स्पेस बंद है, एविएशन कॉस्ट महँगी हो रखी है, क्रूड ऑयल महँगा हो रखा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोन लोन बढ़ रहे हैं, लोन महँगे हो रहे हैं, तो वो बंदा लोन क्यों लेगा? ज़रा सोच के देखिए, वो लोन क्यों लेगा? वो हाई स्टडीज़ करने क्यों जाएगा इस माहौल के अंदर? क्या उसके घरवाले उसको अलाउ करेंगे पहली बात? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब भी ऐसा वॉर का सिनेरियो बनता है या फिर जब महँगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो लोग बड़े-बड़े और महँगे खर्चे करने से बचते हैं और इसका डायरेक्ट असर हमें रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर भी देखने को मिलता है। अगर लोन महँगे हो जाएँगे, तो लोग प्रॉपर्टी खरीदने से बचेंगे। अगर उनके पास प्रॉपर्टी होगी भी, तो उन्हें बेच नहीं पाएँगे क्योंकि सामने कोई खरीदार होगा तभी तो बेच पाएँगे। तो रियल एस्टेट सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जिसको आने वाले समय में अगर वॉर होती है तो एक एक पेनफुल इम्पैक्ट देखने को मिल सके। तो यस,
तीसरा जो सेक्टर है जिससे हमें दूर रहना है इस वॉर के सिनेरियो में, वो है बैंकिंग सेक्टर। और चौथा जो सेक्टर है जिससे हमें दूर रहना है वो है रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि रियल एस्टेट का जो बेस है, जो बुनियाद है, वो सारे के सारे डेट के ऊपर ही है। क्योंकि बिना डेट लिए कोई भी, बहुत ही रेयर चांस है कि कोई भी अमीर होगा या गरीब होगा, वो बिना डेट लिए प्रॉपर्टी ले रहा हो। डेट के बिना प्रॉपर्टी इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको डेट तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी की जेब के पास इतना पैसा तो होता नहीं कि 1-2 करोड़ रुपया दिया और प्रॉपर्टी ले ली। प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको डेट लेना ही पड़ेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपकी जॉब सिक्योरिटी के ऊपर खतरा आएगा, तो आप डेट क्यों लेंगे? नहीं लेंगे आप डेट। अगर आप डेट नहीं लेंगे, तो बैंकिंग सेक्टर की कमर टूटेगी। बैंक बैंक कैसे कमाएँगे? अगर बैंक नहीं कमा पाएँगे, तो उसका डायरेक्ट असर उनकी अर्निंग, उनके रेवेन्यू पर दिखेगा। देयर आर हाई चांसेस कि अगर अर्निंग्स एंड रेवेन्यू बैंकिंग सेक्टर के कम होते हैं, तो उनके शेयर प्राइस के ऊपर भी एक काफ़ी पेनफुल इम्पैक्ट देखने को हमें मिल सकता है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न्ड मनी इन बैंकिंग सेक्टर। सो आपको 3 सेक्टर हो गए जिनसे थोड़ा दूरी बना के रखनी, सॉरी 4 सेक्टर हो गए जिनसे आपको थोड़ा दूरी बना के रखनी है। द फर्स्ट वन इज़ tourism and aviation, the second one is oil and energy, third one is banking and the fourth one is real estate। तो पाँचवा जो सेक्टर होगा जो वॉर के कारण सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, वो है कंज्यूमर सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर। अब जैसे अगर वॉर का सिनेरियो बनता है तो डेफ़िनेटली लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एसेंशियल चीज़ों के ऊपर ही फ़ोकस करेंगे। जहाँ वो फैंसी चीज़ें खाना पसंद करते थे, अलग-अलग तरह के पकवान बनाना घर में पसंद करते थे, ज़ाहिर-सी बात है कि वो थोड़ा कम कर देंगे। वो सिर्फ़ अपनी बेसिक नीड्स जैसे कि दाल-चावल हो गए, नमक हो गई, शुगर हो गया, इसको इसको ही कंज़्यूम करने में लग जाएँगे। मतलब बाकी जो भी हाई-फाई या फैंसी प्रोडक्ट्स आते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना लेंगे, ताकि उनके पैसे बच सकें और वही पैसे इस वॉर जैसे सिनेरियो में उनके काम आ सकें। तो यस, एफएमसीजी सेक्टर या कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जिसको एक बहुत बुरी मार पड़ सकती है, अगर ये वॉर होती है तो। बाकी एक चीज़ मैं अपनी वीडियो के ज़रिए आप सभी से क्लियर करना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर ही बनाता हूँ। इन वीडियोज़ के ज़रिए मेरा मकसद नहीं है कि मैं आपको डराऊँ या आपको कोई गलत एडवाइस दूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ इतना है कि मैं फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करते हुए आपको इतना अवेयर बना दूँ, ताकि आप अपने फाइनेंशियल डिसीज़न्स खुद ले सकें। बाकी मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, जो आपको एडवाइस देने की एक हैसियत रखता हो। यस, मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड ज़रूर हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट एलिजिबल टू गिव यू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आप जो भी फैसला करें अपने पैसों को लेके, वो आपका खुद का होना चाहिए। तो यही मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी-सी भी वर्थ इट लगी हो, थोड़ा-सा भी आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, इस वीडियो को देखना मेरे लिए वर्थ इट रहा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं ऐसी और वीडियोज़ ला सकूँ। तो चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।